हेलो स्टूडेंट आज मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ जो मिडवाइफरी के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो उनको हम जल्दी से देख लेते हैं कि वो क्या एमसीक्यूज़ हैं। तो उसमें जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है आ क्लाइंट इज़ एडमिटेड टू labor and delivery unit complaining of vaginal bleeding with very little discomfort. The nurse first action should be एक मरीज़ जो है वो लेबर में एडमिट हुई है। अब जो है एक नर्स और उसको जो है बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है अब और डिस्कम्फर्ट वो महसूस कर रही है। तो अब क्या क्या पॉइंट हैं जो एक नर्स को चेक करने हैं, क्या करेगी वो असेस। सॉरी ये मैंने 2 के ऊपर ये टिक मार्क किया हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट के ऊपर नहीं है, आप उसको फिर सॉल्व कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने किया था। असेस द फीटल हार्ट टोन, चेक फॉर सर्वाइकल डायलिटेशन। अब इसमें हमने बच्चे की फीटल हार्ट टोन चेक करनी है और सर्वाइकल डायलिटेशन देखेंगे या फिर फर्मनेस ऑफ द यूट्रस देखेंगे, ऑब्टेन डायलेटेड हिस्ट्री देखेंगे। तो इसमें क्या है, हम ए के ऊपर टिक करेंगे अभी क्योंकि लिटिल है ब्लीडिंग और पेशेंट डिस्कम्फर्ट जो अपने आप को महसूस कर रही है। तो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो फीटल है उसकी हार्ट टोन को चेक करें। अच्छा, सेकंड है हमारे पास इन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सेप्ट। अब इसमें से एक जो है वो नहीं है जो साइन पोस्ट हेमरेज में होता, पोस्टपार्टम हेमरेज में होता है, बाकी जो हैं वो सभी हैं। तो अब ये देखिए पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस इसमें कम होते हैं और मिकोनियम एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। माइक्रोसोमिया बेबी होने की, वो फीटस होने की। माइक्रोसोमिया आपको पता है कि माइक्रोसोमिया जो बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, 4000 ग्राम या फिर 9 पाउंड, तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोसोमिया। तो उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकती है। और फिर उसके बाद है प्लेसेंटा इनसफिशिएंट लीडिंग टू फीटल हिपोक्सिया। और जो है एक टाइम पर प्लेसेंटा जो है वो ज़्यादा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी ज़्यादा, अब 40 हफ्तों से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो फिर प्लेसेंटा जो है कम ऑक्सीजन सप्लाई फीटस को देगा जिसकी वजह से हिपोक्सिया। तो ये 3 साइन तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में होते हैं, BCD, और सिर्फ ये वाला जो ऊपर वाला साइन है ये नहीं होता। तो इसको हमने क्या किया हुआ है, टिक किया हुआ है। अच्छा, अब आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। अब बाकी को मैंने टिक नहीं किया हुआ। डिस्कस लाइक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया आर ऑफ। अच्छा, ये देखिए, अब ये कि डिस्कस हमने किया जैसे कि एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। आपको पता है क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसमें क्या है, हीमोफीलिया भी क्रोमोसोमल ही एबनॉर्मलिटी की वजह से और थैलेसीमिया भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से ही होता है। तो इसमें से अब हमें चूज़ करना है कि क्या किसमें ये हो सकता है, क्या कॉज बना सकती है ये। इसमें बनेगी इन्फेक्शन ऑर्गन्स ओरिजिन, और फिर हेरिडेटरी ओरिजिन्स, और फिर उसके बाद आ जाएगा डेवलपमेंट ओरिजिन, और फिर उसके बाद आ जाएगा फिजियोलॉजिकल ओरिजिन। तो फिर इसके बाद ये देखिए, अब इसमें से आपको चॉइस करना है कि कौन सा जो है वो राइट है। तो इसमें जो है वो हमारे पास, अब आप चॉइस कीजिए, फिर हम इसको करते हैं कि कौन सा जो है हमें इसमें चॉइस करना है। तो इसमें ना तो इन्फेक्शन वजह बन सकती है, ना डेवलपमेंटल कोई भी और ऑर्जन की हो सकती है, ना फिजियोलॉजिकल और बन सकती है। अब इसमें जो है वो क्या बनेगी, हेरिडेटरी।
अगर किसी मदर या फादर को हेमोफीलिया की है मसला तो फिर वो जीन्स में भी ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्या है, हमारे पास हेरिडेटरी जो है ये हमारी इसकी रीज़न बनती है। तो हम आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो MCQs है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी लास्ट भी एग्ज़ाम्स में ये आया है। अब आ जाएंगे हम, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंट बाय। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो हो जाते हैं उससे प्रिवेंट किस चीज़ से किया जा सकता है? सप्लीमेंटेशन विद कौन से हैं? हाई डेंशन सप्लीमेंट विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैटरनल फ्लूइड सप्लीमेंटेशन, और फिर उसके बाद है प्रोफोलैक्स विद वेलप्रो एसिड। ये भी एक मेडिसिन का नाम है, और ये विटामिन बी अगर देंगे तब नहीं हो सकते, या फिर कोई भी जो है सप्लीमेंशन, जो मुख्तलिफ सप्लीमेंट हम देते हैं वो, या फिर ये कि मैटरनल फ्लूइड सप्लीमेंट ये होगा, क्या होगा इसको मैं आपको बताती जाती हूँ कि ये जो है ये फॉलिक एसिड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, फॉलिक एसिड जो है ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, कम कर देता है। तो प्रेगनेंसी जैसे ही होती है तो और हम कोई विटामिन्स इतना नहीं दे सकते स्टार्टिंग में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और लेकिन हम जो है ये हमें देना पड़ता है फॉलिक एसिड, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को पता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा बन रहा होता है, तो कोई भी न्यूरल डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम ये सप्लीमेंट देंगे फॉलिक एसिड, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है 5th MCQs। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन, यानी कि यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ये कब लॉन्च हुआ था, कब ये बहुत ज़्यादा आम हो गया था। तो इसमें से अब हम देखेंगे कि 1982, 1985, 1984, 1985, 1987। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से जो है हमें एक चूज़ करना है। तो जो है जब इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन लॉन्च हुआ तो ये हुआ था 1985 में, ठीक है। इम्यूनाइजेशन सिस्टम 1985 में लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद हमारा MCQs आ जाएगा, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज़ कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज। अच्छा, आपको पता है कि 24 घंटे के दौरान अगर डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो जाए तो वो क्या कहलाती है, वो पोस्टपार्टम हेमरेज प्राइमरी कहलाती, प्राइमरी टाइप है, सही है। और 24 घंटे के बाद जो होगी वो सेकेंडरी टाइप होगी, ठीक है। 24 घंटे के बाद से लेके 40 दिन तक जो भी अगर ब्लीडिंग हो जाएगी पोस्टमार्टम हेमरेज तो वो सेकेंडरी कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें से जो है उन्होंने कहा कि कितनी अगर ब्लीडिंग हो जाए तो हम उसको पोस्टमार्टम हेमरेज बोलेंगे। व्हेन ब्लड लॉस इज़ मोर देन 500, व्हेन ब्लड लॉस इज़ मोर देन 300, व्हेन ब्लड लॉस इज़ मोर देन 800 ml, व्हेन ब्लड लॉस इज़ मोर देन 200। तो अगर 200 भी होती है तो नहीं PPH में पेशेंट जाएगी, 300 भी होगी तो हम PPH में नहीं कहेंगे उसको कि PPH में है। अब ये देखिए यहाँ पर 800 और 500 है। अब ये देखिए 500 जो है हम जो टिक करेंगे हम किसके ऊपर करेंगे, हम करेंगे 500 पर। हालांकि 500 से लेके अबव जितना है वो PPH में ही पेशेंट कहलाएगी, लेकिन ये कि यहाँ पर मालूम किया गया है कि कौन सा टाइम होगा जब PPH स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर 500 से अबव चला जाए, 800 से नहीं 500 से अबव चला जाए, उसमें फिर 800 भी आ जाएगा, 1000 भी आ जाएगा,
तो फिर वो क्या कंडीशन कहलाएगी, वो PPH कहलाएगी। ठीक है, तो हमारा हम इसके ऊपर टिक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 6 MCQs। अब हम आ जाएंगे 7 हमारे MCQs पर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है। अ पोजीशन गिवन टू द क्लाइंट वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग अनीमा इज़। अब जब हमें मरीज़ को अनीमा देना है तो हम कौन सी पोजीशन में देंगे, सिम्स लेफ़्ट लैटरल में देंगे, प्रॉन में देंगे, नी चेस्ट में देंगे या सिटिंग पोजीशन में देंगे। तो आप लोगों को सबको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन है जिसमें हम अनीमा देंगे। तो आपको भी सोचने के लिए टाइम मिल गया है, तो आप लोग भी अपना अभी मेरे बताने से पहले अपने ज़हन में उसको टिक कर सकते हैं। तो अभी जो है हम जिस पोजीशन में अनीमा देंगे वो कौन सी होगी, सिम लेफ़्ट लैटरल। ठीक है, हमारा 8 MCQs है, वो क्या है, इन प्री मैच्योर लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज़ यूज़फुल फॉर न्यूबॉर्न। अब ये देखें, अगर प्री मैच्योर लेबर है तो आप कौन सी मेडिसिन चूज़ करेंगे कि आप जो है बच्चे को दे दें, ताकि उसके लिए वो ज़रूरी होगी कि प्री मैच्योर लेबर है, अभी टाइम नहीं है लेबर का, 8 मंथ या 7 मंथ में लेबर पेन्स आना शुरू हो गए, तो आप क्या चूज़ करोगे, मेडिसिन देना ज़रूरी है जो बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, ऑक्सीटॉक्सिन देंगे, डेक्सामेथासोन देंगे या टेस्टोस्टेरोन देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हम किस वक्त देते हैं, जब पेशेंट जो है वो इक्लेम्शिया की हालत में थी, लेकिन यहाँ कोई इक्लेम्शिया का जिक्र नहीं किया गया, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, ऑक्सीटॉक्सिन भी हम उस वक्त देते हैं जब पेन स्टार्ट हो जाते हैं या यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम है, तब हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब यहाँ आ जाता है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन इसलिए दिया जाता है प्री मैच्योर लेबर में कि बच्चे के लंग्स मैच्योर हो जाएं, और टेस्टोस्टेरोन की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अब आप सोच लें दिमाग में, और मैं भी टिक करूँगी उसको। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डेक्सामेथासोन। ठीक है, डेक्सामेथासोन हम इसलिए देंगे कि अगर प्री मैच्योर लेबर है भी तो डिलीवर बेबी हो भी जाता है तो उसके लंग्स क्या मैच्योर होने चाहिए। ठीक है, और हमारा 9th और लास्ट MCQs है, द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इज़ गर्ल इज़। अगर गर्ल की फर्स्ट प्यूबर्टी होती है तो वो उसमें क्या साइन होता है। ठीक है, मेंचर, टल्चर, प्यूबर्चर, पेन एब्डोमेन। सही है, तो अब आपको देखना है इसका जो है मेंचर का मतलब है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसका मतलब है कि इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, और प्यूबर्टी ये ज़्यादातर जो मेल होते हैं, लड़के होते हैं, ये उनमें होती है कि उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, टेस्टिस वगैरह। ठीक है, और पेन एब्डोमेन के पेट में दर्द रहना। तो इसमें आपको इन दोनों में क्या लगता है, A होगा या B होगा, आप अपने दिमाग में सोचें, फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सही, सबने सोच लिया। अब ये जो है, ये देखें, मेंचार में जो होता है, इसमें ये होता है कि फर्स्ट मेंसेस जो हैं ये गर्ल में फर्स्ट प्यूबर्टी नहीं कहलाएगा। सही है, चार जो है ये है कि ये इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये पहले देखेंगे, एक 10 साल में, 11 साल में बच्ची के, ये 12 साल में, और ये तो ये कब से स्टार्ट हो गए, 9 साल से। तो पहले हमारे पास जो साइन होगा वो होगा ट्रेलराज। ठीक है,
यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ दी क्या ब्रेस्ट। इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं सबके आसानी के लिए कि एक मिनट, इन लार्जमेंट ऑफ बी, हाँ ब्रेस्ट, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। तो हमारा ये जो है ये बी का आंसर है। तो आज आपकी काफ़ी ये वीडियो क्लियर हो चुकी होगी एमसीक्यूज़ की, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा नॉलेज के लिए। थैंक यू।